Our chapter of nucleophilic substitution reaction is still continued. Today we will discuss the last lecture, the part 1 of neighboring group participation in nucleophilic substitution reaction. Your course is Organic Chemistry 2 and my name is Dr. Tahir Maqbool. सो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस लेक्चर के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ नेबरिंग ग्रुप, सेकेंडली हाउ इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एंड देन फाइनली हाउ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन alters the stereochemical outcome of an nucleophilic substitution reaction. थर्ड ऑब्जेक्टिव बेसिकली एक एविडेंस है कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा. सो ये तीन ऑब्जेक्टिव जो है आज के लेक्चर में हम देखेंगे. और नेबरिंग ग्रुप का सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए, इसलिए दैट इज़ आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. सो नेबरिंग ग्रुप कैन एविडेंटली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन सिग्निफिकेंटली. एक एग्जांपल है. अब यहाँ पे आप देखें, ये जो कंपाउंड है अल्काइल हैलाइड, इट रिएक्ट्स विद वाटर 600 टाइम फास्टर देन द सिंपल प्रोपाइल क्लोराइड. सो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, ये रिएक्शन साइट आपकी ये कार्बन है, लेकिन हमने उसके जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर लगा हुआ ये मिथाइल है उसको सब्स्टिट्यूट किया विद दिस सल्फाइड ग्रुप. तो जस्ट ये चेंज आई है इस कार्बन के नेबरिंग कार्बन के ऊपर. तो इस चेंज की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है दैट हैज़ बिकम 600 टाइम फास्टर. सो यहाँ पे अगर प्रॉपरली अगर आप कहें तो जो चेंज फंक्शनल ग्रुप में हुई है दैट इज़ नॉट एट द रिएक्शन सेंटर इटसेल्फ बट एट द कार्बन विच इज़ नेक्स्ट टू द रिएक्शन सेंटर. और ऐसे ग्रुप्स को हम नेबरिंग ग्रुप में जो कैटेगरी है उसके अंदर इंक्लूड करते हैं. सो दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड नेबरिंग ग्रुप्स. द मैकेनिज्म बाय विच द स्पीड अप द रिएक्शन इज़ नोन एज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन. तो दोबारा एग्जांपल देख लें. तो ये नेबरिंग ग्रुप आने से इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होना, डेफिनेटली देयर वुड बी चेंज इन मैकेनिज़्म. तो मैकेनिज़्म जो इस नेबरिंग ग्रुप के आने से आया है, तो ये जो चेंज है इसको हम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कहते हैं. इसको हम आगे बिल्कुल डिटेल के साथ एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में देखें तो सिमिलर आपको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन मिलेगी. फॉर एग्जांपल ये दो जो और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कोट किए हैं स्पेसिफिकली इन व्यू ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब यहाँ पे अगर आप ये 1 2 3 4 एन ब्यूटाइल क्लोराइड है, और यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट एक कार्बन जो नेबरिंग कार्बन है दैट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द रिएक्शन सेंटर, इसको हमने ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया है. दूसरे लफ्ज़ों में अब यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे एन प्रोपाइल ग्रुप है इस कार्बन के साथ, और यहाँ पे हमारे पास एथॉक्सी ग्रुप है. लेकिन एथॉक्सी ग्रुप आने से क्या हुआ है कि ये जो हैलाइड है इट रिएक्ट्स विद न्यूक्लियोफाइल 10 raised to power 6 टाइम एज फास्ट एज दिस नॉर्मल अल्काइल हैलाइड. सिमिलरली यहाँ पे अगर इन दोनों कंपाउंड्स को कंपेयर करें तो ये आपके पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है. यहाँ पे हमने क्या किया है, इस कार्बन के ऊपर जो ये मिथाइल ग्रुप है इसको रिप्लेस कर दिया विद दिस फिनाइल ग्रुप. लेकिन जस्ट ये चेंज जो है इट ब्रिंग्स द रिएक्शन एज फास्ट एज 10 raised to power 5 टाइम फास्टर. सो आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो लेस रिएक्टिव हो गया, देन यूर जस्ट आपने क्या किया, मिथाइल को फिनाइल से चेंज कर दिया. सो दीज आर द एग्जांपल जो कि शो करती हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है अगर आप नेबरिंग ग्रुप को चेंज करते हैं तो नेबरिंग ग्रुप की पार्टिसिपेशन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. ये चीज़ हमेशा याद रखें कि नेबरिंग ग्रुप उसी वक्त पार्टिसिपेट करता है जब वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर सकता है. अदरवाइज देयर वुड बी नो क्वेश्चन ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन.
सो अब थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। ये रिएक्शन हमने अभी डिस्कस किया था शुरू में, जो पहली एग्जांपल अभी दे के आया हूँ। ये वाली एग्जांपल है, इसको ज़रा डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, ये वाली। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपके पास SN1 रिएक्शन हो रहा है। SN1 रिएक्शन का आपको पता है कि आपका जो क्लोरो है वो लीव करेगा और कार्बोकैटाइन बनेगा। लेकिन अपेरेंटली अगर आप देखें तो यहाँ पे ये प्राइमरी अल्काइल हाइड है जो कि नॉर्मली SN1 रिएक्शन नहीं दे रहे। लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन आने की वजह से एक ऐसा इंटरमीडिएट बन रहा है, एक ऐसा पॉजिटिव आयन बन रहा है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है बल्कि पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, जो कि पाई कैटाइनिक इंटरमीडिएट बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है उसको आपके इस नेबरिंग ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सो ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ये पुश करता है इस क्लोरीन को, ताकि क्लोरीन जो है वो लीविंग ग्रुप के तौर पे निकल जाती है और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, एक पाई बॉन्ड बन जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो जब आपकी अल्कोहल दोबारा आती है और इसके ऊपर रिएक्ट करती है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है और आपके पास इसके ऊपर एल्कोक्सी ग्रुप लग जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली अल्कोहल को हमने एज अ न्यूक्लियोफाइल लिया है और आपका सबस्ट्रेट ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हम पिछली एग्जांपल में कहे हैं। तो यहाँ पे आपका नॉर्मल जो SN1 रिएक्शन का मैकेनिज़्म है वो फॉलो नहीं हुआ, बल्कि नेबरिंग ऑक्सीजन जो है इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द स्टार्टिंग रिएक्टेंट इनटू अ पाई बॉन्डेड कैटाइनिक इंटरमीडिएट, और वो बिल्कुल सूटेबल हो गया टू रिएक्ट विद द अल्कोहल एंड टू गेट योर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। ये सेकंड रिएक्शन है, ये हमने पहली जो एग्जांपल दी थी सल्फाइड वाली। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सल्फ़र जो है उसका लोन पेयर जो है दैट इज़ फार्मिंग अ 3 मेंबर्ड रिंग इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे भी आपके पास सिचुएशन वही है, क्लोरो इज़ अ प्राइमरी। तो नॉर्मली तो ये SN1 रिएक्शन नहीं देते, लेकिन चूँकि यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रही है तो यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, क्लोरो को लीव कर देता है और हमारे पास ये 3 मेंबर रिंग इंटरमीडिएट बन जाता है जिसमें सल्फ़र के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे अल्कोहल जो है वो अटैक करती है कार्बन के ऊपर और रिंग ओपन होता है और हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो बन जाती है। अब यहाँ पे अटैक हो या यहाँ पे अटैक हो, दोनों सूरतों में सेम प्रोडक्ट जो है हमारे पास बनेगी। सो ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं ये हम पीछे जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर नेबरिंग ग्रुप को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों हुआ है, क्योंकि जो नेबरिंग ग्रुप हैं उन्होंने पार्ट लिया है इन द फॉर्मेशन ऑफ सम काइंड ऑफ अ स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट, और जिसने जो रिएक्शन की एनर्जी बैरियर है उसको क्या कर दिया, लो कर दिया है और आपके जो रेट ऑफ रिएक्शन का उसको फास्ट कर दिया है। सो अंडरलाइन क्या है, इन बोथ केसेस आयनाइजेशन ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल इज असिस्टेड बाय द लोन पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिच फंक्शनल ग्रुप। दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, both have a lone pair on them. In first case there is lone pair on oxygen atom which has taken part in the formation of intermediate. Similarly in the second reaction sulfur has a lone pair which has taken part in the formation of a reactive intermediate. So हमें कैसे पता चलेगा कि किस रिएक्शन के अंदर नेबरिंग ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया है, किस में नहीं किया। सो जो पहली एविडेंस हमें मिलती है दैट इज़ has been taken from the increase in the rate of reaction। अगर आप देखें कि नॉर्मल दो सिमिलर स्पीशीज़ को अगर आप कंपेयर करें तो चेंज इन नेबरिंग ग्रुप अगर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इन्हांस कर देती है तो ये इट वुड बी टेकन एज एन एविडेंस फॉर द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्योंकि नेबरिंग ग्रुप में मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि नेबरिंग ग्रुप विल ओनली इन्वॉल्व if they can increase the rate of substitution reaction, otherwise it will not take part in the mechanism। definitely mechanism understood है, established है, तो अगर तो वो mechanism में involve हो सकता है then ही rate of reaction increase होगा। तो
ये बात अपने जहन में रहे कि नेबरिंग ग्रुप विल ओनली बिकम इन्वॉल्व इफ़ दे कैन इंक्रीज द रेट ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अदरवाइज द मैकेनिज्म विल जस्ट फॉलो द ऑर्डिनरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पाथवे। सेकंड जो एविडेंस है दैट इज़ कम फ्रॉम स्टीरियोकेमिस्ट्री। जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है या स्टीरियोकेमिकल आउटकम ऑफ द रिएक्शन है वो भी एज एन एविडेंस रोल प्ले करती है in order to deduce whether a neighboring group has participated or not. स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है उसकी पार्टिसिपेशन को इंडिकेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल है। दो रिएक्शंस हैं वो देखें। सबसे पहला रिएक्शन जिसमें एक एंटी डायस्टीरियोआइसोमर है उसको एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ये टोसाइलेट ग्रुप है, इट इज़ being replaced or substituted with acetate. So this is a typical example of SN2 reaction. तो लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें SN2 रिएक्शन में जब मैंने मैकेनिज़्म आपको एक्सप्लेन किया था तो उसमें हमने तय किया था कि बैक साइड अटैक होता है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का और इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन हो जाती है। लेकिन अगर आप ये एग्जांपल देखें, इट इज़ अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन। लेकिन अगर आप रिएक्शन आउटकम देखें तो आपके पास रिएक्शन इज़ गोइंग विद रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। अब यहाँ पे रिटेंशन हो रही है, इन्वर्जन नहीं हो रही। ये SN2 की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसकी आउटकम के अपोजिट आपके पास प्रोडक्ट आ रही है। सो यहाँ पे यू नीड टू बी सस्पिशियस कि इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑफ नेबरिंग ग्रुप और इज़ देयर एनी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इन दिस रिएक्शन। सो ये आप यहाँ पे सस्पिशियस हो जाना चाहिए। सेकंड रिएक्शन देखते हैं। अब यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट को बस चेंज किया है। पहले हमने एंटी डायस्टीरियोआइसोमर इस्तेमाल किया था, यहाँ पे हमने सिन लिया है। अब यहाँ पे दोनों OTS और आपका जो नेबरिंग ग्रुप एसिटेट है, दीज आर बोथ on the same side of this bond. So this is an example of syn diastereoisomer. अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो रिएक्शन SN2 की जो स्टीरियोकेमिकल आउटकम है वो नॉर्मल इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन से होनी चाहिए। तो वैसा ही यहाँ पे आउटकम हमें मिलती है और रिएक्शन जो है वो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन से ही होता है। अब ये B जो रिएक्शन है दैट इज़ अ नॉर्मल पैटर्न। A जो है दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल पैटर्न, that is not a normal outcome as would be given by the SN2 reaction. So हम A रिएक्शन को जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर हम B की तरफ आएंगे। A के अंदर अगर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हम सस्पिशियस हो गए हैं ड्यू टू द अनएक्सपेक्टेड स्टीरियोकेमिकल आउटकम ऑफ द प्रोडक्ट, तो यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कैसे एसिटेट जो ऑलरेडी अवेलेबल है, ये रेड वाला एसिटेट, ये कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। एक और चीज़ जो इन दोनों रिएक्शंस की कंपैरेटिव में डिस्कस की गई है दैट इज़ ए जो रिएक्शन है, ये जो एबनॉर्मल आउटकम वाला रिएक्शन है, इट गोज़ फास्टर विद द रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। ये दोनों चीज़ें जो हैं कंपैरेटिव टू बी जो है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन से जाता है, लेकिन ये रिएक्शन स्लोअर है, ये रिएक्शन फास्टर है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दोनों एविडेंस जो है वो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हुई। एक कौन सा कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया और दूसरा कौन सा कि रिएक्शन जो है इट गोज़ विद रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे जो रीज़न हो सकती है दैट मस्ट बी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो ये कैसे हुई है इसको एक्सप्लेन करते हैं। एविडेंस की बात है तो चूँकि हमारा सबस्ट्रेट जो है वो 6 मेंबर रिंग है, सो आप लोगों ने कन्फर्मेशनल एनालिसिस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन और स्पेसिफिकली 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड या 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। तो मैकेनिज़्म को समझने के लिए हमें हमारा जो 6 मेंबर रिंग है उसकी जो रियल कन्फर्मेशन है वो ड्रा करनी पड़ेगी। और आपको पता है कि जो चेयर कन्फर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन के केस में इट इज़ मोर स्टेबल कंपैरेटिव टू बोर्ड कन्फर्मेशन। सो हम चेयर कन्फर्मेशन ड्रा करेंगे और चूँकि कंपाउंड हमारा अगर रिएक्शन ए कंसीडर करें तो वहाँ पे जो आपका कंपाउंड है दैट इज़ एंटी है, तो हम दोनों सब्स्टिट्यूएंट हमारे एंटी ओरिएंटेशन के लिए इक्वेटोरियल होंगे, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें तो अक्रॉस दिस बॉन्ड एक्सिस OTS जो है और जो हमारा
एसीटेट ग्रुप है या टोसाइलेट ग्रुप है, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हैं और दोनों ही इक्वेटोरियल हैं। अब आपने ये भी पढ़ा होगा जब आपने कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन पढ़ी होगी कि रिंग फ्लिप होती है और एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर कन्फर्मेशन में चली जाती है। तो यहाँ पे जब हम एक चेयर कन्फर्मेशन से दूसरी चेयर कन्फर्मेशन में जाते हैं थ्रू रिंग फ्लिप, तो आपको पता है कि जो टॉप वाला कार्बन एटम होता है वो बॉटम आ जाता है और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं वो एक्सियल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपका एसीटेट एक्सियल पोजीशन में आ गया और टोसाइलेट भी एक्सियल पोजीशन में आ गया। लेकिन इस कन्फर्मेशन में एक बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो एसीटेट ग्रुप है ये इस आइडियल पोजीशन में आ गया है कि ये यहाँ पे इंट्रामालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सके और इस कार्बन के ऊपर अटैक करे और टोसाइलेट ग्रुप को क्या करे, निकाल बाहर करे। सो ऐसा ही होता है और यहाँ पे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और हमारे पास एक सिमेट्रिकल इंटरमीडिएट बन जाता है इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रोडक्ट के तौर पे। तो ये जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है इट कैन अटैक ऑन दिस कार्बन फ्रॉम द अपोजिट साइड, फ्रॉम द अपोजिट साइड, और नतीजे के तौर पे हमारे पास ये सिमेट्रिकल साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाता है। नाउ दिस इंटरमीडिएट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बिकॉज दिस लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज़ इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड। सो अगर ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होता है तो ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। तो अब हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज़ डीलोकलाइज्ड ओवर टू ऑक्सीजन एटम। सो हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दैट्स वाई ये रिएक्शन आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास SN2 रिएक्शन हुआ है इंट्रामालिकुलर और एसीटेट ने टोसाइलेट ग्रुप को निकाल बाहर किया है और रिजल्टेंटली वी हैव गॉट सिमेट्रिकल इंटरमीडिएट। अब ये वही चीज़ जो मैं आपको बता चुका हूँ कि पॉजिटिव चार्ज ऑन वन ऑक्सीजन एटम इज डीलोकलाइज्ड ओवर बोथ दी ऑक्सीजन एटम, इंट्रामालिकुलर SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस हुआ है और हमारे पास जो दो रिंग हैं वो एक दूसरे के सिज पोजीशन में आ गए हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो रिंग हैं, एक हमारा आपकी ये चेयर कन्फर्मेशन है और ये आपका दूसरा रिंग है। अगर यहाँ पे देखें तो एक रिंग ये है और ये दूसरा रिंग है। अब ये दोनों रिंग अगर हम जंक्शन के ऊपर देखें तो एक दूसरे के सिज पोजीशन में हैं क्योंकि SN2 की प्रॉपर्टी है कि बैक साइड अटैक होगा। ज़ाहिर बात है इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होनी है, तो जब बैक साइड अटैक होगा तो जो रिंग बनेगा वो इस जंक्शन के ऊपर दूसरे रिंग का क्या होगा, सिज कन्फर्मेशन में होगा। चलें जी। सो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हवाले से याद होगा जब हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 डिस्कस किया था तो उसमें हमने बैक साइड अटैक को जब ओनली ऑप्शन कंसीडर किया था तो उसमें सपोर्ट थी हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि बैक साइड अटैक ही क्यों पॉसिबल है, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसका होमो जो है वो बेहतरीन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन शो करता है अगर वो बैक साइड ऑफ द sp3 कार्बन एटम अटैक करता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसके साथ इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है बजाय इसके कि वो फ्रंट साइड से अटैक करे। तो यहाँ पे भी वही बिल्कुल जब एक्सियल पोजीशन में एसीटेट मौजूद है तो उसका जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इट इज़ in ideal position to interact with this LUMO of empty carbon oxygen sigma star orbital. So यहाँ पे इंट्रैक्शन बड़ी फिजिबल है और ऐसा ही होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटरमीडिएट हमारी प्रोडक्ट तो नहीं है, हमारी प्रोडक्ट तो वो है जिसमें टोसाइलेट को एसीटेट ग्रुप ने सब्स्टिट्यूट किया है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो जो आपका एसिटिक एसिड जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे हमने एज अ सॉल्वेंट लिया है वो एसिटिक एसिड अटैक करता है इस इंटरमीडिएट पे फ्रॉम द बैक साइड, यानी कि ये देखें ये आपका एसिटिक एसिड न्यूक्लियोफाइल है, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम फ्रॉम द बैक साइड। अब ये रिंग ओपन होगा, डेफिनेटली ये इक्वेटोरियल पोजीशन से तो अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। तो जब बैक साइड अटैक करेगा तो आने वाला जो एसीटेट ग्रुप है दैट वुड बी ऑन एक्सियल पोजीशन। सिमिलरली जब ये रिंग ब्रेक होगा तो जो एसीटेट है इट इज़ ऑलरेडी इन एक्सियल पोजीशन। तो आपके पास दोनों एसीटेट ग्रुप, एक जो ऑलरेडी रिंग के ऊपर मौजूद था और दूसरा वो एसीटेट जो सेकंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ज़रिए अटैच हुआ है, दे वुड बी इन एक्सियल पोजीशन।
अब यहाँ पे आप रिंग फ्लिप करेंगे तो ये इक्वेटोरियल हो जाएंगे। आपको पता है कि ये ऊपर वाला टॉप वाला कार्बन एटम विल बी दी लोअर वन। तो ये नीचे आएगा तो ये एसीटेट ग्रुप यहाँ चला जाएगा, ये वाला एसीटेट यहाँ चला गया और ये वाला एसीटेट यहाँ चला गया। और एज़ पर रूल क्या है कि एक्सियल जो बॉन्ड होंगे जब रिंग फ्लिप होता है तो वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इक्वेटोरियल हो जाएंगे। तो इक्वेटोरियल होके हमारे पास प्रोडक्ट में जो कन्फर्मेशन आएगी, ये दोनों एसीटेट ग्रुप एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी होंगे, यानी कि ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब यहाँ पे देख लें तो ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है, ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर रियल कन्फर्मेशन के अंदर है। तो यहाँ पे चूँकि दो आपके पास रिएक्शन हुए हैं तो ओवरऑल हमारे पास क्या है, रिटेंशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी या रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन होगी। क्यों? क्योंकि पहले स्टेप के ऊपर एक इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन और दूसरे स्टेप के ऊपर दूसरे इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। सो ये ओनली पॉसिबल है अगर आपके पास दो SN2 रिएक्शन सिक्वेंशली हों, एक के बाद दूसरा हो, और ये ऐसा मुमकिन उसी सूरत में है जब आपका नेबरिंग एसीटेट ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट करे। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो ये हमारा प्रूफ ऑफ एविडेंस है कि वाई दिस SN2 रिएक्शन लीड्स टू retention of configuration, because this is not a single SN2 reaction, it involves two successive or sequential SN2 reaction. So overall result is the retention of configuration, and it is only possible with the participation of neighboring group, that is acetate group in this case. So अब हम रिएक्शन B की तरफ देखते हैं। अब इसमें भी एसीटेट ग्रुप वैसे ही मौजूद है 2 पोजीशन पे टोसाइलेट के जैसे वहाँ था, मास वाइज के कि हमने यहाँ पे सिन सबस्ट्रेट के अंदर वहाँ पे एंटी इस्तेमाल किया था ए रिएक्शन में, तो यहाँ पे हमने सिन इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे रिएक्शन नॉर्मली जो हमारे पास एक्सपेक्ट करते हैं प्रोडक्ट, दैट इज़ इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, और वही आई है। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन अगर नॉर्मली हुआ है तो इसका मतलब देयर वुड बी नो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे भी तो एसीटेट ग्रुप मौजूद है, तो उसने नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्यों नहीं की। तो एंटी जिस तरह हमने ड्रा किया था कि हमने रियल कन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन की ड्रा की थी, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, मैकेनिज़्म देखने के लिए उसकी रियल कन्फर्मेशन ड्रा करनी पड़ेगी। अब टोसाइलेट ग्रुप या एसीटेट ग्रुप को आप एक को इक्वेटोरियल रख लें और दूसरे को एक्सियल रख लें। अब उनमें से आप कोई भी एक्सियल प्लेस कर सकते हैं, कोई भी इक्वेटोरियल प्लेस कर सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे हमने क्या किया है, जो एसीटेट है आपका दैट इज़ इन इक्वेटोरियल पोजीशन, और आपका जो टोसाइलेट ग्रुप है, जो लीविंग ग्रुप है, दैट इज़ ऑन एक्सियल पोजीशन। अब यहाँ पे अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से देखें तो लोन पेयर यहाँ पे इसका जो नॉन बॉन्डिंग molecular orbital है, it is far away from this sigma star empty orbital of carbon oxygen. सो यहाँ पे इस कार्बन के साथ इस के नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इंट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक्सियल पोजीशन पे है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन दीज टू, सो देयर इज़ नो इंट्रैक्शन इज़ पॉसिबल। अच्छा, चलें हम देखते हैं कि रिंग फ्लिप कर लें तो सारी बात है, जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल हो जाएगा, इक्वेटोरियल एक्सियल हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे ही हुआ, एसीटेट जो है वो एक्सियल चला गया और आपका टोसाइलेट इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला गया। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन जो है ये इंटरेक्ट कर सके इस एम्प्टी सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के साथ ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्ट नहीं कर सकता। अब ये कहता है पाया कि यहाँ पे जो इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ड्यू टू दिस लैक ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये हो ही नहीं सकता। सो ये होगा नहीं, तो इसका मतलब देयर वुड बी नो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। जब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इम्पॉसिबल हो जाएगी तो आपके पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो एक ही होगा, और वो क्या होगा, जो आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एसिटिक एसिड है इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, और उसको डिस्प्लेस कर देगा आपके टोसाइलेट ग्रुप को। सो ओवरऑल क्या होगी, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन ही होगी, क्योंकि एक ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जो कि नेबरिंग ग्रुप ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और इसकी और इंडिकेशन क्या है, रिएक्शन क्या करेगा, जो हमने ए रिएक्शन डिस्कस किया है उसके कंपैरिजन में ये रिएक्शन क्या होगा, स्लोअर रेट होगा इसका, यानी कि स्लोली रिएक्ट करेगा। अब ये देख लें, यहाँ पे देयर इज़ नो
इंट्रामालिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसीटेट ग्रुप आता है, ये बैक साइड अटैक करता है, ये एक्सियल पोजीशन पे है, तो आपके पास जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है लीविंग ग्रुप एक्सियल पोजीशन से लीव कर जाता है, और जो एसीटेट ग्रुप है बैक साइड अटैक की वजह से इक्वेटोरियल हो जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटी आ गए हैं, तो इस वजह से हमारी प्रोडक्ट की जो कन्फिग्रेशन है एंटी है। हमने स्टार्ट कैसे किया था, सिन से, एंड किसके ऊपर हुआ, एंटी कन्फिग्रेशन पे। दैट इज़ वाई इट इज़ एन इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन एंड नॉर्मल SN2 रिएक्शन। नो पार्टिसिपेशन from the neighboring group because there is only one SN2 reaction as well as the rate of reaction is quite slow. सो ये एक एग्जांपल थी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की जो हमने पढ़ी है, और इसमें हमने कंपेयर किया है उसकी इंडिकेशन, उसकी एविडेंसेस। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम इसी टॉपिक को लेके आगे चलेंगे और देखेंगे कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन फर्दर उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं। एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे और फिर कंडीशंस का इफेक्ट देखेंगे कि कंडीशंस क्या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के ऊपर अफेक्ट कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। ये जो डिस्कशन है इसकी, ये जो आज का लेक्चर है इसकी डिस्कशन देखने के लिए यू कैन कंसल्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय क्लेडन एट ऑल। आई होप यू हैव गॉट दिस बुक। अगर आपके पास नहीं है यू मे कंसल्ट योर CR, और CR के पास नहीं है तो मुझसे रब्ता करके मैं ये बुक या इसका चैप्टर जो है आपके साथ शेयर कर दूँगा। अब टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।